सब आप सभी को पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें बार बार रिपीट करके पीवाईक्यू में आप देखोगे पूछा जा रहा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं रिवीजन करवा देता हूं। दे दनादन ये वन शॉर्ट रिवीजन है, इसमें आपको पूरा अटेंटिव 100% फोकस देकर के समझना है। पहला है कि भाई पॉलिटी जो है ये ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी वाला भी है, आपको घबराना नहीं है। भारत में इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी इस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान के बारे में पूछा जाएगा। यह सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचों और कार्यों का मतलब एक तरीके से वर्णन करता है, बताता है कि इसका क्या काम है, कौन सी सरकार होती है, सरकार के क्या काम होते हैं, क्या उनको करना है, किस तरीके से करना है। हालांकि ये लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ। जैसे आप घर में हो, आप घर में किसी का एक नियम तो बना होगा कि सुबह इतने बजे जगना है, ये खाना है, उतने बजे आपको वो जाना है। ये सब फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ में लिखा रहता है। आपके घर में लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये नियम माना जाता है। तो कहीं पे संविधान अलिखित है यानी अनरिटेन है, कहीं पे लिखित है। जैसे ब्रिटेन में अनरिटेन है, वहां पे लिखा नहीं गया है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाकी जगहों पे ये लिखा गया है। जैसे भारत में लिखा गया है ना, भारत में लिखा गया है और बाकी जैसे देशों में ये लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान देना है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, इट इज द फंडामेंटल बुक ऑफ लॉ ऑफ एनी कंट्री। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। पहला दुनिया का लिखित संविधान यूएस ने बनाया था। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखने के लिए सही है। अगला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी? इसकी डिमांड सबसे पहले की थी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने इसकी डिमांड की थी। और एम एन रॉय ये आपको याद रखना है एम एन रॉय के बारे में कि उन्होंने जब इसकी डिमांड की थी 1934 में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ये मेंबर थे। 1935 में कांग्रेस ने सपोर्ट किया, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे सपोर्ट किया, मतलब डिमांड किया। 1940 में अगस्त ऑफर उन्होंने दिया था कि भाई इस ऑफर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन भी इसी के बारे में लाया गया था। आपको अगर नहीं मालूम है क्रिप्स मिशन, मॉडर्न हिस्ट्री कितने कितने लोगों ने पढ़ी है बताइएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। और आप सभी को हम बता दें, जिन स्टूडेंट्स को अगर हमारा मॉक टेस्ट के साथ स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए, क्योंकि तो मॉक टेस्ट हमने प्राइस क्रैश करवा दिया है, याद रखिएगा। ये मॉक टेस्ट की प्राइस देखिए 399 में, और आप हमें व्हाट्सएप करोगे, सिंपल कर दिया एकदम सिंपल करके, हमारे ही मेरे ही क्यूआर पे आप पेमेंट करोगे, आपको जो 40 मॉक टेस्ट है वो इस प्राइस में मिल जाएगी। बच्चे दे दनादन ले रहे हैं क्योंकि आप सीरियसनेस नहीं रखोगे। ये लास्ट के दिन ही आपके डिसाइड करते हैं रिजल्ट क्या कैसे होने वाला है, बात समझिए आप। तो 1940 में अगस्त ऑफर आया, 42 में क्रिप्स मिशन है, 45 में कैबिनेट मिशन ने प्लान एक्सेप्ट कर लिया और हमारा संविधान बनाने की ओर का जो भी सिस्टम था वो स्टार्ट कर दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्टेड। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बनी। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट थे और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, याद रखिएगा। एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट थे। यूट्यूब पे हमारे सेशन मिस मत करिएगा, जो पेड वाले स्टूडेंट है वो पेड वाला मिस मत करिए, बिल्कुल ये एकदम हिट लिस्टेड टॉपिक है। 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा गया, जो आप प्रियम्बल आज रटते हो ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब चीजें 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आई थी और ये बाद में इसे एडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। इट्स अ बेसिक फैक्ट, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपको याद भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन चूंकि हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए उसको याद रखने के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू किया। कुछ प्रोविजंस पहले लागू किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़े होंगे उनको याद भी होगा। कुछ प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप लागू किया गया, इलेक्शन कमीशन की चीजें लागू की गई, वो पहले लागू कर दी गई जिनकी जरूरत ज्यादा थी उस समय। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा नाम है, ये सब आपको पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। रिसेंट का स्टेट और रिसेंट का यूनियन टेरिटरी कमेंट कर दीजिएगा। टेरिटरी आपको जरूर करना है क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है इंडिपेंडेंस कब मिला है, ये आप लोग कमेंट करिए। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, 26 जनवरी 1950 को। लीगल सिस्टम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। एग्जीक्यूटिव हेड हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। यहां बड़ा पूछ दिया गया था ये क्वेश्चन, तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि सर आपने तो गलत बता दिया। ये हमने अपने मॉक में भी क्वेश्चन रखा है, वहां सर आपने तो गलत बताया। भाई पहले समझ लो हेड ऑफ स्टेट होता क्या है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। देखो, एक निर्वाचित सरकार, हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, उसका हेड जो होगा वो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर वो हमारे देश का भी तो प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। एक चीज यहां समझ, यहीं पे एक रियल और टिटुलर वर्ड यूज होता है। टिटुलर मतलब जो काम चलाऊ या अन परमानेंट या टेम्पररी, और एक होता है रियल। रियल हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
और टिटलर हेड अगर हम देखें, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोविजन है, हमारे देश में ये प्रोविजन है कि हमारे देश में रियल हेड पीएम को कहते हैं और टिटलर हेड राष्ट्रपति को कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लैंड में वहां के राजा को कहते हैं टिटलर हेड। बात तो सिंपल हो गई। तो ये प्रोविजन बरकरार रखा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। एक खास बात यह है, आज 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे आर्टिकल्स की संख्या 395 ही है। आप 396 आर्टिकल्स नहीं देखोगे। कोई किसी ने देखा है क्या? जरा एक बार हमें कंफर्म करके बताइएगा, मतलब बताइएगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी लोगों ने ब्यूटीफाई किया, किसी लोगों ने, देखो ये नोट्स आपको भेजा हुआ है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे भाई, सारी चीजें हिंदी में हैं। हाथी को संविधान सभा का प्रतीक बनाया गया था। बी.एन. राव संविधान सलाहकार थे। एच.वी.आर. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ये सब लोग थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको जो मैं चीज बताने वाला हूं, ये आपको मैं समझा रहा हूं, उसको समझिएगा ध्यान से। आपको सभी लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। ये सारा फैक्ट्स आप एक बार प्लीज रिवाइंड कर लीजिए। प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, इन्होंने अंग्रेजी प्रति को कॉलिग्राफी किया था। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, इसको एक बार देख लो आप, ठीक है। चलो सभी लोग इसको प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, क्योंकि ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। मेरा काम है, जो भी बच्चे मैसेज करें कि सर ये चीजें में दिक्कत आ रही है, तो हम उसे ठीक है, हो गया। हिंदी कॉलिग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने, नंदलाल बोस ने इसे सजाया था। तो ये सब चीजें आप देख लो। इल्यूमिनेट किसने किया था, ब्यूटीफाई किसने किया था? ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ब्यूहर एक तरीके का क्या है, टाइटल उस समय प्रोवाइड किया जाता था। अब यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पार्ट्स तक हम लोग पढ़ेंगे आज। देखो संविधान के कई पार्ट्स हैं। संविधान मतलब ऐसा मान लेते हैं 500 पेज की डॉक्यूमेंट है, 500 पेज है उसमें। उसको अलग अलग चैप्टर्स में, आप बुक को क्या करते हो, चैप्टर्स में। देखो किसी भी चीज को एकदम ग्रास रूट लेवल से, बेसिक लेवल से समझो, तो उसको क्या करते हो आप कि उसको आप बांट देते हो अलग अलग चैप्टर्स में। और ये चैप्टर्स किस तरीके के होते हैं, एक चैप्टर में कितने पेजेज होंगे, इस तरीके से डिवाइड करते हो, कितने उसमें अलग अलग कॉलम्स होंगे, ये चीजें आप पढ़ते हो। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहला यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ही बात होगा, तो इसमें कोई झंझट नहीं है आपको, आपके दिमाग में कोई टेंशन इस बात को लेकर के नहीं होगी। हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हो तो यहां देख लो, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी हमारा जो देश है और उसका क्षेत्र कहाँ है। जैसे 200 नॉटिकल माइल हमारा एक्सटर्नल जोन है, 12 नॉटिकल माइल हमारा टेरिटोरियल जोन है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो है वो है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। अगर आपको पार्ट के बारे में याद करना है तो जो मैं लिख रहा हूं उसको याद करते चलिए। 5 से 11 आर्टिकल ये आपको सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। देखो आर्टिकल 1 पार्ट 1 शेड्यूल 1 ये सब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को ही बताता है। ये तो एक ही बार में आपको मैंने तीनों चीज याद करवा दिया, तो आपका दिमाग का बोझ हल्का हो गया। ट्रिक से याद करो, बार बार रिपीट करके याद करो, आपको चीजें याद होंगी। सिटीजनशिप में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर नए हो इस चीज में, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग एक बार टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, हमेशा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, यानी मूल अधिकार। क्या हो गया राइट आंसर, मूल अधिकार तीसरे में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें है, 4 में। अब आप लोग चाहते हो कि इस पे प्रैक्टिस करवाएं, तो प्रैक्टिस के लिए कमेंट करिएगा, इस पे अगला सेशन प्रैक्टिस वाला लेकर के आएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ पढ़ लो, एग्जाम दे दो, आपके लिए काम का है। इसका है प्रैक्टिस, जब आप पीडीएफ लोगे ना, 399 वाला मॉक टेस्ट और पीडीएफ एक साथ लोगे, अभी के टाइम में सिर्फ ये मिल रही है, तब आपको वो मिल जाएगा, दोनों उसके साथ नोट्स में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटी 4A में है। 4 के बाद एक नया ऐड किया गया था 4A, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। यूनियन स्टेट्स के बारे में तो आपसे पूछा कौन सा जाएगा, मान लो 22 में, क्या 22 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड कौन सा है आपके दिमाग में होगा। आपके दिमाग में क्या होता है कि मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, ये याद करिए। तो 4 ये 5 जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसको एकदम याद करिए जल्दी से जल्दी।
ठीक है, आई होप आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार जो चीजें बता रहा हूं एकदम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको इस पे फेथ रखना है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से लेकर के फोर, ये बार बार ये सब पूछा जा रहा है। अब इसके बाद के कौन से जरूरी हैं, यूनियन स्टेट्स या स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, कौन सा जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 6, 7, 8, 9 नहीं पूछा जाएगा। 9 याद कर लो यूनियन टेरिटरी के बारे में, लद्दाख का प्रोटेस्ट चल रहा है। 9 आप याद कर सकते हो। 9 के बाद 9A 9B 9, एक सेकंड कुछ इसमें लोचा हो गया, मैं आपको बताता हूं। इसमें याद रखिएगा 4A फंडामेंटल ड्यूटी है। यहां पे थोड़ा क्या कंफ्यूजन हो गया, ये नंबरिंग जो मिसमैच हो गया ना, इस वजह से यहां से ये शुरू हो गया। हाँ, 1 सेकंड, सॉरी फॉर दिस, आई विल करेक्ट दिस। 6 स्टेट्स हैं, 7 इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट, ये हटा दिया गया बाद में। यूनियन टेरिटरी 8 में है, मैं फिर से ठीक कर दूं, ये 8 में है। 9 और 9A 9B, 9 में पंचायत की बात की है, पंचायती राज व्यवस्था, गांधी जी का सपना था, ग्रामीण स्तर पे गवर्नेंस की बात पंचायती राज व्यवस्था में है। म्युनिसिपैलिटी 9A में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके अराउंड में आएंगे, अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर्स मैं अलग से पढ़ा दूं, ये मैंने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ाए हुए, जो लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैंने लिंक कई बार शेयर किया हुआ है, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। सबसे ज्यादा बार अगर कोई पूछा जा रहा है तो ये याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आपके फंडामेंटल राइट, और उसके बाद ये पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि जो सोशल वर्क का पूरा फील्ड है ये इन्हीं के ग्रास रूट लोगों के काम के लिए प्रेरित करता है, तो ये याद रखिएगा। म्युनिसिपैलिटी 9A है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आप नहीं भी याद करते हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको इलेक्शन, 15 इलेक्शन याद करना है। एक बार मैं पढ़ देता हूं तो कि आप याद करना चाहो। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 11 में है। 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखते हो कई सारे काम होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 13 में है। 14 में सर्विसेज एंड यूनियन एंड स्टेट्स, 14A में ट्राइब्यूनल्स है। 15 इलेक्शंस है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 16 है। ऑफिशियल लैंग्वेज 17 है। इमरजेंसी प्रोविजन 18 है। आपको याद करना है 15 से। 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, आपको याद करना होगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये 20 में है। किसमें है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये 20 में आपको याद करना है। अब बहुत सारी चीजें बाद में जुड़ी हैं, जैसे शॉर्ट टाइटल, ये सब नहीं पूछा जाता है। अमेंडमेंट तक 20 याद कर लो, इमरजेंसी 18 में है, याद कर लो, इलेक्शन 15 में है, याद कर लो, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में है, याद कर लो। ठीक है, बाद में जो पार्ट ऐड किए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 42 ऑफ अमेंडमेंट 1976 में IVA, यानी ये पार्ट कब ऐड किया गया है, ये पार्ट जब ऐड किया गया, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। 4A, पंचायत एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992, पंचायती राज व्यवस्था को कब ऐड किया गया? 1992 में, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं पार्ट IXA, यानी म्युनिसिपैलिटी एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992, म्युनिसिपैलिटी का कब ऐड किया गया भाई? ये भी 73वां 74वां संविधान संशोधन में आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आया है? IXB, यानी आपको मैंने बोला था 9 है पंचायत, 9B, 9A और 9B, ये आप याद कर लीजिएगा कौन कब जोड़ा गया है। समझ में आया बात? ये याद कर लीजिएगा, एकदम सामने रख रहा हूं मैं, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चलिए, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एकदम हिट लिस्टेड और आखिरी का ये आपका टाइम चल रहा है, इसको याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आए हैं, IXVA के द्वारा। ऑल अमेंडमेंट्स जो हैं अभी के टाइम में सब जोड़ घटाव करके कुछ घटाए गए, जोड़े गए, हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। कुछ समझ में आया? अब 25 आपको नंबर में दिखेगा क्या? कोई हमें कमेंट करके बता दे अभी जल्दी से, अभी एकदम मैं लाइव हूं, नंबर में दिखेगा यस और नो? ठीक है, तो आपने देखा पार्ट्स ये बहुत अच्छे से मैंने रिवीजन करवाए। अब आते हैं शेड्यूल। ये चैप्टर अलग अलग हमने आराम से पढ़ाए हुए हैं, अगर आपका मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा तो वो चैप्टर भी पढ़िए, मजा आएगा।
शेड्यूल्स हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। संविधान हमारा जो बना उसको बनाने वाले लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग सूचियां भी बनाई, यानी शेड्यूल्स भी बनाया। और मैंने आपको याद करवाया था कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल होता है ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में होता है, राइट। फर्स्ट किसके बारे में है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। अब ये टेरिटरी जो होता है इसका आपको ध्यान रखना है कि एक आर्टिकल में भी था, एक इसमें भी था और एक उसमें भी है। मतलब पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल, इसमें उसमें नहीं, आर्टिकल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है? देखो सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल आपको ऐसे ही याद करा लूंगा। भारत में बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबके। तो भाई दो चीजें होती है, एक में शपथ ली जाती है, एक में सैलरी पेंशन की बात की जाती है। सैलरी सबको प्यारा है, जान रहे हो आप लोग, वही काम पढ़ रहे हो इसीलिए, क्योंकि सैलरी मिले एक टाइम के बाद। तो सबसे पहले सेकेंड शेड्यूल को याद करो ट्रिक से कि पहले पैसे रुपए, सैलरी, इमोल्यूमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत लोग इसमें आते हैं, उतना डिटेल आप में नहीं पूछेगा। आपको याद रखना है कि ये सेकेंड शेड्यूल, और अगर उतना डिटेल पढ़ना है तो वो हमने पढ़ाया अलग से, लिंक भेज देंगे आज ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना है। ये दूसरे शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ क्या लेते हैं ये लोग बाद में डिसाइड करेंगे। हमारे संविधान में सैलरी, देखो हमारा संविधान बनाने वाले लोगों ने भी कुछ सोच के ही बनाया होगा। पहले सैलरी क्या दोगे भैया, क्या तनख्वाह दोगे, क्या गाड़ियां दोगे, क्या चीज सिक्योरिटी दोगे, ये सब चीजें लिखी हैं किसमें? सेकेंड शेड्यूल में। उसके बाद क्या शपथ लेना है, वो शपथ बाद में, पहले सुविधा देना है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। फोर्थ शेड्यूल अगर बात करोगे तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो होता है, हिंदी वाले स्टूडेंट हो, मैं फिर से बता दूं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो घबराना नहीं है, सभी लोगों को रेडी रहना है अपने इस तैयारी को लेकर के, ठीक है। एकदम से जुड़े रहिए सभी लोग। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, और मित्रों दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आप आगे निकलने वाले हो। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। अब ये 5 और 6 में मैं आपको अभी ट्रिक दूंगा ना, एक साथ आप दोनों लोग याद कर लोगे। 5वें में है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के क्या एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स होते हैं, और 6ठे में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या रूल्स होते हैं। अब आप सीधे समझ लो कि आपको दोनों चीजें समझने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। एक में ट्रिक है, असमित्री मेघा, असमित्री, मिजोरम त्रिपुरा एक साथ है, अब मेघा हो गया काम, असमित्री मेघा। अब आप बताओ कि आपको ये याद हुआ कि नहीं? सिक्स्थ आपको याद हो गया। फिफ्थ में टोटल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात है, और सिक्स्थ में आपको इसको भी ट्रिक में ले लो भाई, इसको भी ट्रिक में ले लो, ठीक है ना, इसको भी ट्रिक में ले लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ट्रिक में याद रहेगा असमित्री मेगा। 7 शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 7वें में स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ये 7वें अनुसूची में वर्णित है। 8वां अनुसूची जो है इसमें 12 भाषाएं हैं। आपको फिर बता रहा हूं कि डिटेल में पढ़ना हो, पूछा जाता है कि सिंधी कब जोड़ा गया 1967, बोडो डोगरी कब जोड़ा गया, ये सब कब कौन सा जोड़ा गया है, ये सब पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब आपको बताना है कि कब पूछा गया है। समझ रहे हैं ना बात आप? बिल्कुल ठीक है। कितने लोग हो जो ये चीज समझ रहे हो कि हाँ सर ये काम होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये आपका राइट वे है याद करने का। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। 9th शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म। भारत आजाद हुआ था तो पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था वो यही हुआ था कि जमींदारी को खत्म करना है। 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट अगर आप करोगे तो वो भी हम पढ़ा देंगे। एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स ये 9th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी या एमएलए। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा एमपी एमएलए का, इसके बारे में वर्णन है। 11th शेड्यूल पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, 29 सब्जेक्ट।
ठीक है। 12th शेड्यूल में पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटी 12th शेड्यूल है, ये राय याद रखिएगा। अब आपको हम बता दें कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। 10th याद रखिएगा, राजीव गांधी के टाइम में ये बना था, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा जब आप एक पार्टी से जीत करके जाते हो, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बहुत सारे इसके रूल्स हैं। 11th शेड्यूल में पावर्स, अथॉरिटी ऑफ पंचायत, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 29 सब्जेक्ट है इसमें, ये सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। पंचायती राज अलग से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ लो। 18 सब्जेक्ट हैं आपके म्युनिसिपालिटी में, ठीक है। तो पंचायती राज 9, 10, 11, 12 आप याद कर लोगे, 9, 10 आपको अलग से याद करना है। लैंड रिफॉर्म वाला 9 है, और जो ये 10th है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। आप सभी को हम ये बता दें कि ये पार्ट्स एंड शेड्यूल पे आपने कमांड कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई ट्रिक में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो बार बार इसको रिपीट करिए। आपको ट्रिक मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने पहले ही बताया था, यूनियन एंड स्टेट होगा। सेकंड में सैलरी एमोल्यूमेंट की बात होगी, पहले पैसे रुपए की बात होगी, बाद में शपथ लिया जाएगा। 3 में, 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होगा। 5 में शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया की बात होगी, और छठे में 4 शेड्यूल एरिया स्टेट का नाम दे दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरिया, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को कैसे एडमिनिस्टर करना है इसके बारे में। 7th में यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, उसके बारे में। और 9th में एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म, ये सब कुछ। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए, ये। 11th शेड्यूल पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, 29 सब्जेक्ट। 12th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटी। कहानी सिंपल है, अगर आप सब अच्छा करना चाहते हो जीवन में, तो समय की कदर करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।